हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 1857 की क्रांति से आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इन प्रश्नों का एक फर्स्ट पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे का जो हमारा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शन ए है दीवान मनीराम दत्त, बी है कंदपेश्वर सिंह, सी है पुरंदर सिंह और डी है पियाली बरुआ। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। असम से 1857 की क्रांति का विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो दीवान मनीराम दत्त ने। अब हमने कल जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनका भी एक फटाफट क्विक रिवीजन भी साथ में करते चलेंगे। तो सबसे पहले तो 1857 की क्रांति की चिंगारी कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ की बैरकपुर छावनी से। और कौन इसके जो अग्रणी माने जाते हैं? तो अग्रणी के रूप में देखा जाता है किसे? तो देखा जाता है मंगल पांडे को। और मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से थे? तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। और इसी के साथ साथ हमने देखा था कि इस विद्रोह के जो प्रथम परिणाम हुए थे वह प्रथम परिणाम यह सिद्ध हुए थे कि ये सभी जाकर के कहाँ बैठ गए थे? ये सभी सैनिक जाकर के पहुँचे थे दिल्ली में। और दिल्ली के लाल किले में वहाँ पर जो अंतिम मुगल शासक थे उनसे ये इन्होंने आग्रह किया कि आप इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाल लें। और जिसके तहत पहले तो इन लोगों ने इनकार किया क्योंकि इन लोगों को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, और जैसे जैसे इनकी पेंशन और इनके कार्य में कटौती की जाने लगी वैसे वैसे इन्होंने 1857 की क्रांति के नेतृत्वकारी के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार कुछ हमने 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्या प्रमुख कारण थे, परिणाम क्या हुए, इसी के साथ साथ हमने देखा था कि झांसी से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी से लड़ रही थी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ यानी कि अवध क्षेत्र से थी बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से थे लियाकत अली, और इसी के साथ साथ बिहार के आरा से प्रारंभ किया था किन्होंने? तो कुंवर सिंह ने, और जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार हमने कई क्रांतिकारियों के बारे में भी कल चर्चा की थी। नाना साहब जो कि कानपुर से थे, जिनका सहयोग तात्या टोपे ने किया था, और तात्या टोपे आगे जाकर के रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद ग्वालियर में करते हैं, और अंततः इनकी जो मृत्यु होती है वह इनके ही मित्र के द्वारा धोखा देने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न लेंगे आज के इस सीरीज का। और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो हमने बहुत ही डिटेलिंग में कल चर्चा की थी। आई होप कि आपको सारे फैक्ट्स याद होंगे, रिवीजन भी हो गया है। और आज का जो प्रश्न है वह कह रहा है कि जो 1857 का विद्रोह था वह बिहार में 15 जुलाई से, बिहार में कब से? तो बिहार में ये हो गया था 15 जुलाई से 1857 से 20 जनवरी तक। ये केंद्र कहाँ पर रहा था? तो इसका केंद्र रहा था ऑप्शन ए रामपुर में, बी है हमीरपुर में, सी है धीरपुर में या डी है जगदीशपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जगदीशपुर में। और नेतृत्वकारी कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। और इन्होंने प्रारंभ कहाँ से किया था? तो विद्रोह का जो शुरुआत की थी वह शुरुआत इन्होंने की थी आरा से। कहाँ से की थी? तो बिहार के आरा से की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी सी व्याख्या को भी साथ में लेते चलेंगे ताकि हम प्रश्नों पर और अच्छी पकड़ बना सकें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। प्रश्न पूछा जा सकता है, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 की क्रांति का विद्रोह किसके द्वारा जारी रखा गया? अन्यत्र अन्यत्र आपके राजाओं के नाम भी आ सकते हैं और इसी के साथ साथ आपका नाम आ सकता है अमर सिंह, जो कि कौन थे? तो कुंवर सिंह के भाई थे। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया था। तो हमने देखा था कि जैसे झांसी में ह्यूरोज ने इसको दबाने की पूरी कोशिश की थी, और उसी प्रकार यहाँ पर किसने दबाने का प्रयास किया है? यहाँ पर दबाने का प्रयास किया है मेजर विंसेंट आयर ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो जो 1857 की क्रांति में जोधपुर की संयुक्त सेना थी और अंग्रेज, इनके बीच में जो युद्ध हुआ था तो उन्हें पराजित करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, बी है टोंक के नवाब वजीर खां और सी है महाराजा राम सिंह, डी है आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले थे आपके आउवा ठाकुर कुशल सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ये सभी प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं और यकीन मानिए कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि घटना वही है, तथ्य वही है, प्रश्न वही है, बस उसका आपका पूछने का तरीका और ढंग बदल जाता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि प्रश्नों के साथ साथ उसकी व्याख्या को भी करते जा रहे हैं, ताकि हमारे चारों ऑप्शंस भी क्लियर होते चले और प्रश्न अगर वाई द वे सेम पैटर्न में ना पूछ करके थोड़ा सा घुमा करके भी पूछ लिया गया तो हम उसके बारे में अच्छी पकड़ बना पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए है अजमेर, बी है जयपुर, सी है नीमच और डी है आउवा। तो याद रखेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो केंद्र था वह आउवा नहीं था, जबकि अजमेर था, नीमच था और जयपुर था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1 सेकेंड, अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने संयुक्त सेना को पराजित किया था, तो इसलिए आपका आउवा तो शामिल था, लेकिन यहाँ पर जो शामिल नहीं था वह नहीं था आपका जयपुर। यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो अजमेर शामिल था, नीमच शामिल था, आउवा शामिल था और आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने इस विद्रोह को क्या कहते हैं पराजित भी किया था, लेकिन आपका जयपुर शामिल नहीं था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद ने, बी है राम प्रसाद बिस्मिल ने, सी है शहादत खान ने और डी है माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शहादत खान ने 1857 में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था, जबकि आपके जो बम कांड हो गया था, असेंबली में बम फेंका गया था, उसके तहत राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और वो 1 सेकेंड, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि लोग इसमें शामिल थे, जिसके तहत इन्होंने क्या किया था कि चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल हो गए थे और इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? आज़ाद पड़ गया था, और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ये पकड़ गए थे। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर था कि 1857 में संघर्ष किसने किया था? तो शहादत खान ने किया था। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देखेंगे और व्याख्या में बताया गया है कि जो शहादत खान है वहाँ संघर्ष उन्होंने किया किस स्थान से था? तो इंदौर से किया था। शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। स्थान की बात आई है तो एक बार हम फिर से सारे स्थान और वहाँ के संघर्ष करने वाले जो नेता थे उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे झांसी से कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई थी। अवध यानी कि लखनऊ क्षेत्र से कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। बरेली से खान बहादुर थे। इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और इनकी मृत्यु के बाद अमर सिंह इनके भाई आ जाते हैं, इस विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं। और आपके इंदौर से कौन थे? शहादत खान थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी है मौलवी इमदादुल्लाह, सी है मौलाना फजलेह खैराबादी और डी है नवाब लियाकत अली। तो 1857 के विद्रोह में जो अंग्रेज थे वह सबसे ज़्यादा दुश्मन किसको मानते थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए अहमदुल्ला शाह के बारे में क्या क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। हमने देखा था इंदौर से कौन थे? तो इंदौर से शहादत खान और इसी के साथ अहमदुल्ला शाह कहाँ से थे? तो फैजाबाद से थे। और इन्होंने अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के आरकाट के रहने वाले थे। वह फैजाबाद में आकर बस गए। उन्होंने भारत में विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ये आपके कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पंक्ति किसने कही थी कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो? तो ये किसने कहा था? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो फैजाबाद से किया था। इनका मूल स्थान क्या था? तो मूल स्थान था इनका तमिलनाडु का आरकाट क्षेत्र।
इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, तो इसी के साथ इन्होंने कहा था कि इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। तो विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं, ये कहा था अंग्रेजों ने किनके लिए, तो जो है ये कहा था किनके लिए कहा था, तो ये कहा था अहमदुल्ला शाह के लिए। और ऐसा ही एक कथन हमने कल आपसे डिस्कस किया था और कहा था कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम में एक मर्दों की भांति लड़ने वाली अकेली महिला कौन थी, तो रानी लक्ष्मीबाई। और ऐसा कथन कहा किसने था, तो ये कहा था जनरल ह्यूरोज ने कहा था। तो इस कथन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल में किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष का कर बलिदान दिया, यानी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल से एक वीर बहादुर थे और उन्होंने बहुत ही बहादुरीपूर्ण तरीके से संघर्ष किया और संघर्ष करते करते वह बलिदान भी दे दिया था, उन्होंने बलिदान हो गए थे देश के लिए। तो वो कौन थे? ऑप्शन ए फाजिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खान, हबीबुल्ला खान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फाजिल मोहम्मद खान। ये कहाँ से थे? तो भोपाल से थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये चीज़ें आपसे बहुत ही कह सकती हूँ वन लाइनर में पूछ ली जाती हैं और इनका जो आंसर है वो आप किसी भी तरीके से गैस भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो ऑप्शन है मीर तकी मीर ने, जोक ने, गालिब ने, इकबाल ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह को देखने वाले कौन थे? तो गालिब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इनके बारे में कहा गया है कि शायरों में 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? अब ये रहते कहाँ थे, मूल निवासी कहाँ के थे? ऑप्शन ए है आगरा के, बी है दिल्ली के, सी है लाहौर के और डी है लखनऊ के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आगरा के। तो आगरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे, उर्दू शायर कौन थे? तो मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से स्वयं किसने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे, और प्रश्न कह रहा है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? अभी तक हमने देखा कि किन किन लोगों ने भाग लिया, क्या क्या परिस्थितियां बनी, क्यों ये संघर्ष प्रारंभ हुआ और इसके परिणाम क्या हुए, कहाँ से किस किस ने नेतृत्व किया। अब कह रहा है कि किसने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ए है तात्या टोपे ने, बी है रानी लक्ष्मीबाई ने, सी है बहादुर शाह जफर ने और डी है भगत सिंह ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था, जबकि तात्या टोपे ने भाग लिया था। किसके साथ? तो किसके सहयोगी के रूप में? तो ये सहयोगी के रूप में आए थे। किसके? तो नाना साहब के सहयोग में आए थे। कहाँ से? तो कानपुर से आए थे। इसी के साथ साथ इन्होंने ग्वालियर में भी झांसी की रानी की मदद की थी, लक्ष्मीबाई की मदद की थी। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? तो ये झांसी से थी। बहादुर शाह जफर कहाँ थे? तो ये दिल्ली के लाल किले में बैठे हुए थे और जो सबसे ज़्यादा वृद्ध हो चुके थे। और 1857 की क्रांति को एक ऐसा नेतृत्वकारी चाहिए था जो कि उसकी कमान को संभाल सके। सिर्फ वीरता ही नहीं बल्कि अदम्य साहस के साथ साथ एक बहुत ही सूझबूझ की भी ज़रूरत थी, जो कि बहादुर शाह जफर के अंदर जो है देखी जा सकती थी। यही सबसे बुजुर्ग और इसी के साथ साथ इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अनुभव भी था। तो ऐसे में जो कमान संभालने का, नेतृत्व करने का जो पूरा दायित्व था वह दे दिया गया था किसको? तो बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन सी है आपका कहाँ पर? तो ये प्रश्न भी आपने कल किया था कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। तो 1857 की क्रांति में जो सबसे पहले घटना हुई थी वह हुई थी कि सैनिक सबसे पहले कहाँ पहुंच गए थे? दिल्ली के लाल किले में। और क्या कहा था बहादुर शाह जफर से कि अब आप इसके नेतृत्व की कमान जो है संभाल लीजिए। तो यहाँ पर सी है आपका क्या कि नेतृत्व की कमान किसने संभाली? तो बहादुर शाह जफर ने, जो कि अंतिम मुगल शासक भी रहे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, तात्या टोपे जो कि कानपुर में नाना साहब की मदद करते हैं और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मदद करते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से आपकी जो संग्राम हुआ उसमें शामिल नहीं थे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? तो किसका संबंध 1857 की क्रांति से बिल्कुल भी नहीं है? ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, सी है कुंवर सिंह,
सॉरी बी है कुंवर सिंह, सी है उधम सिंह और डी है मौलवी अहमदुल्ला। तो देखिए हमने अभी अभी देखा बेगम हजरत महल अवध क्षेत्र यानी लखनऊ से, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से और मौलवी अहमदुल्ला ये भी कहाँ से थे, तो ये आपके फैजाबाद से थे। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि ऊधम सिंह का इससे कोई भी संबंध नहीं है। जबकि ऊधम सिंह का संबंध किससे है, तो ऊधम सिंह का संबंध हो जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको इन्होंने अपनी स्वयं की आंखों से देखा था और जिसके बाद इन्होंने इसका बदला भी लिया था जनरल ओडायर को जो है सामने से गोली मार करके। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसका संबंध नहीं था, तो ऊधम सिंह का। देखिए वही व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है कि ऊधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबद्ध नहीं है। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे किसको, तो माइकल ओ डायर की लंदन में 1940 में हत्या कर दी थी। तो याद रखेंगे 1919 में ये घटना हुई थी और तब ये बहुत ही छोटे थे और तब से लेकर के ये इनके अंदर एक आग जो थी वो पल रही थी और 1940 में अंततः इन्होंने इसका बदला ले ही लिया, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह बिहार से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। तो ऐसे भी राजवंश हुए जिन्होंने अंग्रेजों की भी सहायता की। देखिए एक बात याद रखेंगे कि इस क्रांति में अगर स्वयं से कहा जाए कि अपनी इच्छा से शामिल कौन कौन हुआ, तो यकीन मानिए इच्छा से शामिल वही हुए जिनकी किसी न किसी चीज़ को खींचा गया, कम किया गया, लूटा गया, उनसे छीना गया, तो वही लोग इसमें अपनी स्वेच्छा से शामिल हुए। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि उनका जो है डलहौजी के द्वारा हड़प नीति, कोई उनका उत्तराधिकारी ना होने के कारण झांसी का विलय किया जा रहा था, इसलिए वह इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई। वहीं अगर बहादुर शाह जफर की बात की जाए तो पेंशन में कटौती की गई, उनके ऊपर कर को अत्यधिक थोपा गया, जिसके तहत उन्होंने इसका नेतृत्व करना बेहतर समझा। वहीं नाना साहब की बात की जाए तो कुछ अन्य कारणों से नाना साहब भी इसमें शामिल हुए और बेगम हजरत महल का भी जो क्षेत्र था वह उनसे धीरे धीरे कम किया जा रहा था, जिसके तहत बेगम हजरत महल भी इसमें शामिल हो गई थी। तो अगर बात की जाए कि शामिल क्यों हुए, सभी लोग शामिल क्यों हुए, तो अगर आसानी से कहा जाता कि सब चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी के अपने कुछ ना कुछ निजी कारणों से जो है इस क्षेत्र में ये शामिल हुए थे। जबकि मंगल पांडे एक ऐसे थे जिनको चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उन्होंने इस क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यहीं से 1857 की क्रांति का बिगुल फूंक दिया था। तो इसकी सहायता के लिए अगर बात आती है तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी ग्वालियर के सिंधिया ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए इनके बारे में कहा गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया राजवंशों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलारगंज की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। पंक्तियों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि सिंधिया शामिल हो जाते तो ये 1857 की क्रांति और भी ज़्यादा सरल और स्पष्ट हो जाती, लेकिन वे शामिल नहीं हुए, जिससे इनको क्या हुआ, इनको बढ़ावा मिलता चला गया। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत में कौन था, तो उस समय भारत में कौन गवर्नर जनरल थे, तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन आपका लॉर्ड कैनिंग वाला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने ऑप्शन ए 1857 की क्रांति का विरोध किया था, 1857 की क्रांति यानी विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो ये बड़े ही व्यापक तरीके से हो रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इसमें ना ही तो शामिल हो रहे थे और ना ही इसका विरोध कर रहे थे। कुछ ऐसे थे जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, कुछ ऐसे थे जो किसी भी चीज़ को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते थे और वे अपनी बदहाली की स्थिति में भी खुश थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि जितना भी शिक्षित और मध्यम वर्ग था उसने क्या किया कि तटस्थता को बनाए रखा, यानी कि ना ही इसमें शामिल हुए और ना ही इसके विरोध में कुछ भी कहा या किया। तो शिक्षित और मध्यम वर्ग ने क्या किया, 1857 की क्रांति में तटस्थता बनाए रखी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
अब हम देखेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कारण बने। देखिए, यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर करते रहेंगे तो आप उतना ही सीख पाएंगे जितना आपने रटा होगा। लेकिन यदि आप व्याख्या पर, तथ्यों पर थोड़ा भी ध्यान देंगे, आज आपको स्टोरी लगेगी, बोरिंग लगेगी, लेकिन यकीन मानिए जब कथन निष्कर्ष में आपके सामने चार चार ऑप्शन होंगे तो आपको यही चीज़ें घूम फिर के याद आने वाली हैं। तो 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों को विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने के लिए उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरी सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभव से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 की क्रांति अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुई। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो व्याख्या है उससे सीधा सीधा और स्पष्ट अर्थ यही निकलता है कि शिक्षित और मध्यम वर्ग शामिल क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो अंग्रेज नीति ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आगामी भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उन्नत साबित होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं था। अंग्रेज उस नीतियों के झांसे में सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे और सिर्फ भारतीयों को बेवकूफ़ बना रहे थे। इन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारा आधुनिकीकरण होगा, मशीनीकरण कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे, पश्चिमीकरण कर रहे हैं, हमारी सभ्यता विकसित होगी। लेकिन यकीन मानिए, उन्होंने यह सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने खजानों को भरने के लिए और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए इन नीतियों को अपनाया था, और जिससे शिक्षित वर्ग ने कुछ समय के बाद अनुभव कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। ऑप्शन ए खेतिहर मजदूर ने, बी है साहूकार ने, सी है कृषक ने और डी है जमींदार ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, 1857 की क्रांति में जो भाग लेने वाले थे वे खेतिहर मजदूर थे। क्यों थे? क्योंकि उनके ऊपर अत्यधिक लगान लगाया जा रहा था और जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी के साथ साथ आपके कृषक भी थे, क्योंकि किसान ही तो आपके खेतिहर मजदूर हो जाएंगे, किसान ही खेती करते थे। इसी के साथ साथ आपके खेतिहर हो गए, कृषक हो गए, उद्योग धंधे वाले भी इसमें कुछ ना कुछ व्यक्ति शामिल हुए थे। यहीं पर आपके जो भक्ति आंदोलनों से संबंधित व्यक्ति थे वे भी शामिल हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो शामिल नहीं हुए थे वे थे साहूकार और जमींदार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 और 4 सही हो जाएगा। जमींदार क्योंकि उनको लगान वसूलने का कार्य मिला था और उन्हें अच्छा खासा इससे फ़ायदा भी होता था, तो वे इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। जमींदारों की बात की जाए, शामिल नहीं थे। साहूकारों की बात की जाए तो उन्हें अपना धन देने के बदले में जो ब्याज मिलता था वह उससे भी खुश थे और उन्हें प्रभाव नहीं पड़ता था कि अंग्रेज रहें या चले जाएं, बल्कि उनको इससे फ़ायदा था कि जनता गरीबी और मजबूरी में आकर के उनसे धन लेती थी और उसके बदले में वह उनसे अच्छा खासा ब्याज वसूल करते थे। तो इन लोगों ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इससे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे। वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारे भारतीय ही जिम्मेदार थे। 1857 की क्रांति अगर सफल नहीं हो पाई तो उसके लिए जिम्मेदार हमारे स्वयं भारतीय लोग ही थे, जो अपने चंद कुछ लालचों के लिए इस क्रांति को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। उच्च तथा मध्यम वर्गों में के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकादारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी
जागीरें वापस दे दी जाएंगी। विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर और साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में एक गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरे करने में उनकी सहायता करेंगे। तो बात घूम फिर के वही आ जाती है कि सबको अपने अपने क्षेत्र का लालच था, सबको अपनी अपनी चीज़ें वापस मिल रही थी, तो किसी को किसी के अधिकार क्षेत्र में बढ़ावा दे दिया गया था। इसलिए काफ़ी लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था और शिक्षित वर्ग कहीं ना कहीं सोच रहा था कि यदि मैं इस देश में परिवर्तन लाना चाहूँ तो संभव नहीं होगा, लेकिन अंग्रेज जो नीति ला रहे हैं इससे समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, जो उनकी एक गलत सोच साबित होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। तो किसने बगावत नहीं की थी, उसमें आपका जो ऑप्शन आ जाता है विजयनगर के राजा ने, हैदराबाद के निजाम ने। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ हैदराबाद के निजाम ने तो नहीं की थी। अभी अभी हमने देखा तमिलनाडु के पोलिगार ने, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनने वाला है वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हैदराबाद के निजाम इसमें शामिल नहीं हुए थे। इसी के साथ साथ कश्मीर के राजा भी शामिल नहीं हुए थे। और हमने क्या देखा था, कौन शामिल नहीं हुआ था, ग्वालियर के सिंधिया भी शामिल इसमें नहीं हुए थे, राजे रजवाड़े भी शामिल नहीं हुए थे, इसी के साथ साथ साहूकार भी शामिल नहीं हुए थे। तो ये आज जो चीज़ें आपको बहुत बोरिंग लग रही हैं, यकीन मानिए यही चीज़ें आपको यूपीएससी के एग्जाम में जो आपके कथन तथ्य के प्रश्न पूछे जाते हैं, कारण पूछे जाते हैं, परिणाम पूछे जाते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अन्यथा आप अगर वन लाइनर के चक्कर में हैं तो आप अन्यथा किसी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आज के हमारे प्रश्न लगभग इतने ही हैं और इसके आगे के अगर क्वेश्चंस और बन सकते हैं तो मैं पूरे क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस क्रांति से संबंधित ला करके दूंगी, ताकि आपका ये पोर्शन अच्छे से तैयार हो जाए और भविष्य में बनने वाले इन किसी भी प्रश्नों से आपको हार स्वीकार ना करनी पड़े। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। अगर आपने पढ़ाई की पोथी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।